गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग इससे पिछले क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर 21 कर रहे हैं और 21 में हम लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में अभी तक हम लोगों ने नेशनलिज्म जो है, ये सेंस जो है वो किस तरह एक वे ऑफ सेंस जो बढ़ा, जिस तरह से वो आगे बढ़ा और धीरे धीरे लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जन्मी, पनपी, तो उस चीज़ों को हम लोगों ने देखा। जो हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में जगा, राजनीतिक तौर पे कहें तो आप लोग, सेंस एक ऑनेस का डेवलप हुआ, जो कि नहीं, ये जो नेशन है वो हम लोगों का है और ये हमारा ही एक ही नेशन है और लोगों ने एक साथ रहना, उनका संस्कृति, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, उनका हिस्ट्री, उन्होंने सभी को अपना माना और एक माना और यहीं से नेशनलिज्म की भावना का उदय होता है। तो नेशनलिज्म में हम लोगों ने जो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने नेशनलिज्म को जन्म दिया, नेशनलिज्म लोगों में एक सोच नेशनलिज्म की डेवलप हुई, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं और उन सभी फैक्टर्स में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश को पढ़ा। और भी फैक्टर्स हैं जब उन्होंने अपने बियॉन्ड रीजनल से अपना ऊपर सोचा, जो रीजन कल्चर है उससे ऊपर होकर सोचा, अपने दमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द नेशन, अपने आप को राष्ट्र का एक हिस्सा माना। तो इन सभी चीज़ों की जब एक अवेयरनेस लोगों में जगी, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने काकोरी कांड भी देखा, तो इन सभी भावनाओं के साथ राष्ट्रवाद का उदय होता है। और जो ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिनों तक यहाँ राज किया, तो उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया, काफ़ी सारी पॉलिसियाँ लाई जो कि डिस्क्रिमिनेटरी था। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव भरा था। जैसे वो उन्होंने कभी भी इंडिया को अपना घर नहीं माना, काफ़ी दिनों तक वो रहे, लेकिन वो जो है ऑलवेज़ फॉरेनर ही रहे इंडिया के लिए। उन्होंने इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया एंड जो हैवी टैक्सेस है वो एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्रीज़ वगैरह थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ डेवलपमेंट भी हुए, ऐसा नहीं है, पर जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, क्योंकि वो टैक्सेस जो थे इतना हाई कर देते थे जिसको चुका पाना जो एग्रीकल्चर लैंड है उनसे वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उनके डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हैं, जो अपने ही सिटीजन्स थे उनके लिए जो लॉ थे वो एक नहीं था। तो और भी सारे जैसे डिसकंटेंट अमंग मासेस, मीन्स जितने भी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, चाहे कोई भी समाज, चाहे कोई भी तबके के लोग जो हैं वो इस ब्रिटिश रूल से सफर्ड कर रहे थे एंड उनको अपने जो लैंड ओनर्स थे उनको हैवी टैक्सेस पे करना पड़ रहा था, चाहे वो फसल हो या ना हो, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं था, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसके कारण और जो वर्कर्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन थे वो भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गए और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको लो वेजेस दिया जाता था, मजदूरी कम मिलती थी और उनको पेनल्टी भी चुकाने पड़ता था अगर कोई गलती हो जाती थी। और जो इंडियंस ब्रिटिश में थे, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे उनको काफ़ी लोअर कास्ट का जो है वो दिया जाता था पौधा, यानी कि जो पोस्ट है वो सबऑर्डिनेट पोस्ट हमेशा ही उनको दिया गया, कभी ऊपर का पोस्ट उनको नहीं दिया गया। तो ये सब काफ़ी पॉलिसियाँ थी जिसने भी कई हद तक नेशनलिज्म को जन्म दिया है। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ जो चीज़ों का आप आगे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, बस रिकॉल छोटा सा, बस 2 मिनट और। तो क्योंकि हिस्ट्री जो है उसको जब तक आप पीछे से रिलेट नहीं करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। सो जब हम यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री की बात करते हैं तो यूनिफिकेशन 3 लेवल पे होता है, पॉलिटिकल लेवल पे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है और इकोनॉमिक लेवल पे होता है।
सो ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल यूनिट में यूनाइट हो रहे हैं। और उस समय क्या हुआ, जो चूँकि लोग जो है उस समय जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय, वो उस समय रोड ट्रांसपोर्ट टेलीग्राफ ये सब विकसित हो चुका था, यानी कि काफ़ी बढ़ चुका था। तो लोग आपस में मिलने जुलने लगे थे, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, चाहे कोई भी माध्यम से, क्योंकि जो ये टुगेदरनेस रहने का फीलिंग है वो लोगों में जग उठा था। और धीरे धीरे जो अमेरिका वगैरह में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, अमेरिका रिवॉल्यूशन जो हुआ, तो ये सभी रिवॉल्यूशन उनको धीरे धीरे जो पढ़े लिखे थे, जैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, तो इन माध्यमों से उनके भी माइंड में ये भावना है कि नहीं, हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा और एक राष्ट्र, वन नेशन के प्रति जो भाव है उसको लाना पड़ेगा। और यहाँ से भी कह सकते हैं आप कहीं हद तक नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। उसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में रोल ऑफ प्रेस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका था। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब काफ़ी सारे एसोसिएशन संस्थाएं खुलने लगी और उसके तहत अराउंड मिड 19th सेंचुरी द इंडियन बिगिंस टू फॉर्म पॉलिटिकल, जैसा कि हम लोगों ने शुरू ही में पढ़ा, जो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगने लगे थे, ठीक है। तो अवेयरनेस, ये जो जागरूकता थी, वो धीरे धीरे अब एसोसिएशन के रूप में उभर के आने लगा। और इंडियंस ने मिड 19th सेंचुरी में जो इंडियंस थे उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किया अपने कल्याण के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1851 इन कलकत्ता बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सबसे फर्स्ट एसोसिएशन जो खुला 1851 में वो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ये एसोसिएशन खोला गया, फॉर्म हुआ, बना ये एसोसिएशन। देन फिर 1852 में क्या होता है, बॉम्बे एसोसिएशन फॉर्म होता है। अभी आप एसोसिएशन की चर्चा देखेंगे। इन 1852 लगभग 1 सालों के बाद एक बॉम्बे एसोसिएशन आता है, फॉर्म होता है। बॉम्बे में सेम ईयर एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी फॉर्म होता है मद्रास में। तो 3 एसोसिएशन हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट एसोसिएशन 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। उसके 1 सालों के बाद 1852 में 2 एसोसिएशन फॉर्म होते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन और एक होता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में फॉर्म होता है और मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में। 1870 और 1880 के दौरान मैनी अदर एसोसिएशन वेर सेटअप। अगर हम बात करें 1870 से 1880 के, यानी कि 10 सालों में काफ़ी सारे एसोसिएशन सेटअप होते हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा इन 1870, इंडियन एसोसिएशन इन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884 एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फिर से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। 1870 से 1880 के दौरान काफ़ी सारे एसोसिएशंस फॉर्म हुए। उनमें पहला था मद्रास पूना सार्वजनिक सभा 70 में, इंडियन एसोसिएशन 76 में 6 सालों के बाद, मद्रास महाजन सभा 84 में, यानी कि 8 सालों के बाद, एंड देन फाइनली 1 सालों के बाद 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये जो 1870 से 1880 का जो दौर रहा, उसमें काफ़ी सारे एसोसिएशन सेटअप हुए लोगों के वेलफेयर के लिए। लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जाग उठा था, तो लोग धीरे धीरे अपने वेलफेयर के लिए एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने लगे। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन वेर फॉर्म टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स क्लियरली बिफोर द ब्रिटिश। और इन एसोसिएशन के माध्यम से जो आम जनता थी, वो अपना जो आप कह सकते हैं जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, वो मांगे ब्रिटिश तक पहुंचाते थे। सो दे ऑल्सो हैड held protest and marches on a low level against the discriminatory practice of the British। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ब्रिटिश का जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, जो उनके आर्मी में लोग थे उनको सबॉर्डिनेट पोस्ट देना,
चाहे जो पॉलिसियाँ थी ज़बरदस्ती का टैक्स थोप देना, तो ये सभी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना उनका ठीक है, उनके खिलाफ जैसे अभी कुछ भी होता है तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं. So these organizations were regional in nature and they maintained their national demands. So all these associations were limited agenda and membership. अब क्या होता था, जो ये जो एसोसिएशन वो रीजनल वाइज था, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से इस क्षेत्र में है उस, और मेंबर्स जो भी होते थे वो काफ़ी कम होते थे. ठीक है. सो ऑल दीज एसोसिएशन वेयर लिमिटेड इन एजेंडा एंड मेंबरशिप. एजेंडा भी लिमिटेड था और मेंबरशिप भी. सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेर एजुकेटेड इंडियन फ्रॉम द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और चूँकि जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ, लोगों ने पढ़ना लिखना जब एक तरह से कह सकते हैं जब आगे ये प्रोसेस बढ़ा था, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ तो लोगों में एक अवेयरनेस जगी, और उस अवेयरनेस के दौरान जो अपर कास्ट जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उन्होंने एडुकेटेड जो इंडियंस थे अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे. सो हाउ एवर द ब्रिटिश हैड केयर्ड फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर देयर डिमांड्स. लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये जो एसोसिएशन थे, वो जो डिमांड करते थे, ठीक है, वो जो अपना डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे, तो ब्रिटिशर्स उन डिमांड को इग्नोर करते थे, अनदेखा कर देते थे. सो दे मेड नो चेंज इन देयर पॉलिसीज एंड इंट्रोड्यूस नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड रिफ्यूज टू गिव अ ग्रेटर रोल टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. और ये साफ साफ मना उन्होंने कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें इंडियंस को ऊपर का पोस्ट नहीं दिया जाएगा, एक रोल नहीं दिया जाएगा. सिंस द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर लिमिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स एंड द नीड फॉर मास बेस्ड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट स्ट्रांगली विच कुड पुट अप इट्स डिमांड बिफोर द ब्रिटिश. तो अब ये लोगों ने जब ये देखा, जो एडुकेटेड इंडियंस थे, जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने जब ये एसोसिएशन फॉर्म किया, ये सब रीजनल एसोसिएशन था, किसी खास क्षेत्र में था, तो जो पूरे इंडिया के लोग हैं उनका इंटरेक्शन इनसे नहीं हो पाया, और इस दौरान वो अपना बात जो है वो रखने में असमर्थ रहे और ब्रिटिशर्स ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया. तो लोगों को ये लगा कि जो मास बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन रीजन होना चाहिए, ठीक है, जिससे मास बेस्ड में बड़ा सा जो पूरे इंडिया लेवल पे हो, नेशन के लेवल पे हो, राष्ट्र लेवल पे हो. सो दे नीड फॉर मास बेस्ड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट एंड स्ट्रांगली कुड पुट अप डिमांड बिफोर द ब्रिटिश. तो उन्होंने एक बहुत सा नेशन के लेवल पे एक एसोसिएशन फॉर्म करने का सोचा, एंड उसके तहत सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंड इन द इंडियन नेशनल एसोसिएशन. तब जैसा कि आप लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी उन्हीं ने फॉर्म किया था, हम लोगों ने पढ़ा था 1851 में, एंड देन फाइनली उन्हीं को फेल्ट हुआ कि नहीं, इससे बड़ा नेशन के लेवल पे होना चाहिए, तो उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म की, और जिसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कलकत्ता में 1883 में हेल्ड हुआ. द सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन 1885, और जो उसका दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ वो 1885 यानी कि लगभग 2 सालों के बाद हुआ. एंड कंकाइडेड विद द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एसोसिएशन था उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, एंड देन फाइनली उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बाय नाउ द इंडियंस वर फीलिंग द नीड फॉर अ कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म टू रेज देयर डिमांड्स. तो जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको ये लगने लगा नहीं, सभी के लिए कॉमन इंस्टीट्यूशन, संस्थान या एसोसिएशन आप कहिए, एक ऐसी संस्था होना चाहिए, एक ऐसा कॉमन जो इंडिया के जो सभी लोग हैं वो अपनी बात वहाँ पे रख सकें, सभी लोग, यानी कि यूनाइट हो गए. ओके. सो द ब्रिटिश टू फेल्ट अ नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच कुड एक्वेंट एंड देम विद द डिमांड्स ऑफ इंडियन पीपल. और ब्रिटिश को भी ये लगा कि नहीं, टू मेक एक्वेंट होता है टू मेक अवेयर, अवेयर मीन्स जाग उठना, तो उनको भी लगा नहीं, एक संस्था बन जाना चाहिए जिसमें उनका डिमांड सुनेंगे, एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं, रीजन वाइज नहीं, नेशन के लेवल पर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ इंडियन लीडर्स एंड सम ब्रिटिश ऑफिसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म.
ऐसा नहीं है, कुछ ब्रिटिशर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि वो तो रिटायर्ड ब्रिटिशर्स ही थे, ए ह्यूम। तो वो हम आगे देखेंगे। तो कुछ सम जो लीडर इंडियन लीडर्स थे और सम जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने मिल के एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना की। While Surendranath Banerjee was organizing a conference in Calcutta, a retired British officers AOM called a meeting at Bombay to create an association which was under the supervision of British. उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बुलाया जिसमें रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने बॉम्बे का जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया एंड बोला कि नहीं, अंडर एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो एसोसिएशन है वो सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश रहेगा, रिटायर्ड जो सुपरविजन है उनके अंदर। सो द मीटिंग कन्वेड बाय ए.ओ. ह्यूम was held at Gokuldas Tejpal संस्कृत कॉलेज फ्रॉम 28 to 30 दिसंबर 1885। तो इसी के तहत एक मीटिंग होती है जिनके ए.ओ. ह्यूम कराते हैं और वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 28 से 30 दिसंबर 1885 1885 को ही होता है। एंड दिस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देन फाइनली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फॉर्मेशन होता है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। इस जो मीटिंग ये होता रहता है उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जो डेलीगेट्स है वो आते हैं, यानी कि अलग अलग हिस्सों से 72 डेलीगेट्स फाइनली आते हैं। और सम इमिनेंट, अगर उसमें हम जो मेन रोल की बात करें तो उमेश चंद्र बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, और दिनासा वाशु है, काशीनाथ हैं, बहुत सारे जो इमिनेंट मेंबर्स हैं ये सब हुए। ओके, और ये बहुत सारे इमिनेंट मेंबर्स उस समय के हुए जिन्होंने इस मीटिंग को सफल बनाया। सो द कांग्रेस हैड अ वेरी मॉडेस्ट बिगनिंग। लेकिन ये जो कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, मॉडरेट तो आप लोग समझते हैं, वैसा ही न ज़्यादा ये कह सकते हैं, न ज़्यादा क्रिएटिव था, न ज़्यादा मीडियम था। ओके, मॉडेस्ट था बिगनिंग, शुरुआत जो था। सो इट्स सेशन वेर हेल्ड वंस ए ईयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो ये सेशन, इसका जो अधिवेशन होता था वो साल में एक बार होता था, अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स थे, हिस्सों में। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स मैनी इंग्लिशमैन वेर ऑल्सो इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़। कुछ सालों तक कुछ इंग्लिशमैन भी इसमें इन्वॉल्व रहे। अच्छा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन फॉर्म हुआ, इनका मेन जो एम था उसको समझ लेते हैं। टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिया। सभी पार्ट से, इंडिया के सभी पार्ट से जो इंडियन लीडर्स हैं वो आए और एक साथ आए और इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ये था। सेकेंड था टू फॉर्म एन एक्शन प्लान टू गेट कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश। और दूसरा ये था कि उनको एक्शन प्लान्स चाहिए था, जो आगे क्या करना है, ठीक है, तो फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ क्या पॉलिसीज़ अपनानी है, दूसरा ये था। सो इन द बिगनिंग द ब्रिटिश वेयर सिम्पथेमेटिक टुवर्ड द कांग्रेस। शुरुआत में तो वो कांग्रेस के साथ एकदम सहानुभूति भरा व्यवहार जो एसोसिएशन था उसके खिलाफ उनका था। बट हाउएवर व्हेन द कांग्रेस ग्रेजुअली अडॉप्टेड एन एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेंट अगेंस्ट द कांग्रेस। और धीरे धीरे जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो एंटी ब्रिटिश पॉलिसीज़, चूँकि उनको तो अपना राइट्स चाहिए था, तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ जो बनाना स्टार्ट किया और उसको जब अपनाना चाहा, उनको उनके सामने रखा, तो ब्रिटिशर्स को लगा नहीं, ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो हमारे खिलाफ है। सो दे डिक्लेयर दैट कांग्रेस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर क्लास एंड डिड नॉट रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल। और उनको ये लगने लगा, उन्होंने ये अफवाह फैला दी, र्यूमर फैलाया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुआ है वो अपर क्लास ऑफ सेक्शन के लोग हैं और वो सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा चाहते हैं, ठीक है। ये नीचे का फ़ायदा, जो नीचे के लोग, नीचे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो लोग हैं, उनका इनसे फ़ायदा नहीं होगा। ये ब्रिटिशर्स ने आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि वो एंटी ब्रिटिश जो पॉलिसी थी
उनको ये लगने लगा कि नहीं, अब तो ये मेरे खिलाफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर उनका जो रुख है वो चेंज हो गया। इस तरह से जो एओ ह्यूम हुए उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। उनका पूरा नाम एरल ऑक्टावियन ह्यूम, और ये 6 जून 1829 को कैंट में इनका जन्म होता है। कैंट जो जगह है, वो एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश इंडिया एंड एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी, एक समाज सुधारक भी आप पॉलिटिकल रूप से कह सकते हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं वो, एंड उनका जो डेथ है वो 31 जुलाई 1912 को हो जाता है। और वो एक ऑर्थोनोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, ऑर्नियोलॉजिस्ट भी थे। ऑर्नियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो बर्ड्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनको ऑर्नियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो ह्यूम हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ऑर्नियोलॉजी, तो उनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हुई, और हम लोगों ने देखा जो लोगों में जब कंसशनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सभी तरह से जब राष्ट्र के प्रति एकता की भावना जगी, जो नहीं हम एक हैं, तो चीज़ें चेंज होती गई, और जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो फॉर्म होता गया। और इसके तहत काफ़ी एसोसिएशंस बने, जिनमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, बॉम्बे एसोसिएशन 1 सालों के बाद, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन। देन 1870-80 के दौरान 10 सालों में काफ़ी सारे एसोसिएशंस भी खुले, जिनमें पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। लेकिन इनमें एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि ये रीजनल थे, यानी कि ये किसी क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में ये एसोसिएशन काम करते थे, ठीक है, यानी कि ये रीजनल थे। तो इनसे क्या होता था, ये जब अपना डिमांड ये रखते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो मेंबरशिप चूँकि लिमिटेड था, तो इनका आवाज़ उतना मजबूत नहीं हो पाता था। जो कहते थे उनको ब्रिटिश इग्नोर कर देते थे। तो उनके एक लेवल पे जाके उनको ये लगने लगा कि नहीं, हम लोगों को नेशन के लेवल पे, राष्ट्र के लेवल पे ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पे जो पूरे देश के लोग हैं, जो पूरे कंट्री के लोग हैं, वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको रख सकें। और इसी सोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म किया, और इसका जो फर्स्ट है वो कलकत्ता में 1883 में होता है, सेकेंड कन्फ्रेशन 1885 में होता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कनकाइड कर जाता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम के द्वारा जो है वो आया, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो थे, वो इसके फाउंडर थे। सो एओ ह्यूम एंड जो रिटायर्ड ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे और जो इंडियन लीडर्स थे, उन सभी ने मिल के जो है वो द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म एसोसिएशन तैयार किया, जिनसे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सभी अपना प्रॉब्लम्स वहाँ डिस्कस कर सकते थे। इस एसोसिएशन की अगर मेन एम्स की बात करें तो लोगों, जो लीडर्स हैं, ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, सभी देश के हिस्सों से लोग आए, सभी देश के नेता जो है वो एक जगह आए, और जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करें। जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, इंडिया के जो लोग की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, और एक्सेल प्लान तैयार करना, जिनसे आगे जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, इनको देखना। तो ये उसका मेन एम था। शुरुआत में तो अंग्रेज़ का इसके प्रति व्यवहार जो था वो काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे एंटी ब्रिटिश पॉलिसियाँ जो यहाँ के लीडर्स ने अडेप्ट किया, धीरे धीरे तो अंग्रेज़ को ये लगने लगा, ब्रिटिशर्स को, जो नहीं, तो ये मेरे खिलाफ़ है, और तो इस तरह से वो उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ़ हो गए। तो आज हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन को कवर किया। कल की क्लास से हम लोग मॉडरेट फेज़ को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।